हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। ओके, तो मेरा नाम है अमित राज और ये आपकी अपनी प्यारी सी क्लास। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमने मोमेंटम तक कर लिया हुआ, शायद आपको याद है। तो आज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और मोमेंटम के बारे में समझेंगे कि मोमेंटम की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है। मोमेंटम की जरूरत हमें क्यों पड़ी, दोनों बात अच्छी समझना। और एक्चुअल डिफिनेशन जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का वही बताएंगे। ये ध्यान रखना, ये एकदम करेक्ट डिफिनेशन है, ठीक है। ओके, अच्छा, पिछली बार मैंने फर्स्ट लॉ पे बहुत सारा क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन फर्स्ट लॉ में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है सुनो, आप देखे होगे एक ग्लास होगा, ठीक है। ग्लास के ऊपर में एक कार्ड रख दो, आप एक कार्ड रख दो, आपने बचपन में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा। और कार्ड के ऊपर में एक कॉइन रख दो। कार्ड के ऊपर में क्या रख दो, एक, मानो ये ग्लास है, मैंने ग्लास के ऊपर में क्या कर दिया, एक कार्ड रख दिया। ये कार्ड हो गया मेरा ग्लास के ऊपर में, ठीक है। और ये कार्ड हो गया, ठीक, दिस इज अ कार्ड। ओके, ग्लास के ऊपर में क्या रख दिया, कार्ड रख दिया। और कार्ड के ऊपर में एक कॉइन रख दो, एक कॉइन, दिस इज अ कॉइन। अब कार्ड को आप तेजी से अगर हिट करोगे तो होगा क्या पता है, होगा ये कि जो आपका ग्लास है तो कार्ड जो है वो आगे निकल जाएगा, से आगे निकल जाएगा, ठीक। और जो कॉइन था वो आपका यहीं का यहीं गिर जाएगा ग्लास के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। अगर एक कार्ड को आप सडनली हिट करो बाय फिंगर, ठीक है, तो जो कॉइन होता है वो आपके ग्लास के अंदर गिर जाएगा, वो कार्ड के साथ नहीं जाता, जबकि कार्ड जो है वो आगे निकल जाएगा। अब घर में करके देखना, हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, सुन लो, क्योंकि आप जब सडन इसको हिट करते हो तो कॉइन, पहले इनिशियली कॉइन और कार्ड किसमें था, दोनों रेस्ट में था। बस वही पहले वाला फंडा, दोनों रेस्ट में था। आपने किसको हिट किया, कॉइन को नहीं, मैंने किसको हिट किया, कार्ड को। तो कार्ड बोला कॉइन को, भैया बाय 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 बाय, हम जा रहे हैं, क्यों, मुझे हिट किया गया, यानी अब हम मोशन में आ रहे हैं। तो कार्ड ने कॉइन को क्या बोला, हम मोशन में आ रहे हैं। कॉइन ने बोला भैया हिट तो तुमको किया गया, मेरे को तो हिट किया नहीं गया, तो हम किस में रहेंगे, हम रेस्ट में थे, हम रेस्ट में ही रहेंगे। तो कॉइन क्या होता है, कॉइन रेस्ट में था, रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। तो कॉइन ने क्या बोला, कार्ड से बात करो, बोलेगा ये। कॉइन ने कार्ड से बोला भैया हम रेस्ट में थे, हम रेस्ट में ही रहेंगे, क्योंकि हिट किसे किया गया, हिट तुझे किया गया, हिट मुझे नहीं किया गया। कार्ड बोला बात तो सही बोल रहा है, ठीक है, थे तो दोनों रेस्ट में, लेकिन मेरे को हिट किया गया तो हम जा रहे हैं मोशन में। लेकिन कॉइन रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रह गया और अपनी जगह पे गिर गया। एकदम सेम आंसर लिखना है, बाय इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है, जो बॉडी रेस्ट में है वो अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा, तो रेस्ट में आ ही रह गया, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आएगा इसमें, अलग अलग टाइप क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एक पेड़ है, पेड़ में ये आपका पका हुआ प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा आम है। ये भगवान, मुझे तो आम भी बनाना नहीं आता। ऐसा चलो, ऐसे ये रहा आम, ठीक, आम है। आपने पेड़ को है तेजी से सेक कर दिया, समझ रहे हो ना। आप देखो पेड़ को जब तेजी से आप सेक करो तो जो आम है वो नीचे गिर जाएगा, आम जो है वो क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा और क्या टूट के वो अलग हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया कि पेड़ को सेक करने पे, पेड़ को मूव करने पे ये आम जो है वो डाली से अलग हो गया और नीचे गिरना शुरू हो गया। क्यों अलग हो गया, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। जब आपने पेड़ को तेजी से हिलाया तो देखो कि हुआ क्या, ये तो अपने पोजीशन में रेस्ट में था। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है, ये अपने पोजीशन में रेस्ट में था, कौन, फ्रूट, मैंगो रेस्ट में था। और पेड़ क्या हो गया, मोशन में आ गया। यानी हुआ क्या समझो, यानी यहाँ पे ये मानो एक आम है आपका, तो यहाँ पे डाली से कनेक्टेड था, रेस्ट में था। मानो ये डाली से ऐसे ऐसे करके कनेक्टेड था, ये प्लांट था आपका, ठीक है, ये आपका प्लांट था, ये डाली से कनेक्टेड था। आपने जैसे इसको शिफ्ट किया तो डाली जो है ये अपने पोजीशन से आगे भागा, ठीक है। यानी डाली क्या बोला, मैं मोशन में आ रहा हूं। प्लांट ने क्या बोला, ट्री ने क्या बोला, ट्री ने कहा मैं मोशन में आ रहा हूं। किससे बोला, फ्रूट से बोला।
बोला चलो तुम भी चलो साथ में, मैं मोशन में आ रहा हूं, मैं अपने पोजीशन को छोड़ के अब आगे जाने वाला हूं। क्यों? मुझ पे किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, मुझ पे किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, कोई मुझे शिफ्ट कर रहा है, तो मैं अपने पोजीशन से मूव करके आगे जा रहा हूं। मैं किस में आ गया? मोशन में आ गया। फ्रूट जो है वो सोचा भाई साहब फोर्स तो ट्री पे लगाया गया, मेरे पे तो लगाया गया नहीं, कॉइन की तरह। यानी फ्रूट ने क्या कहा कि हम पहले रेस्ट में थे, हम अभी भी रेस्ट में ही रहेंगे, तुझको जाना है तो तू जा। ठीक है, फ्रूट ने क्या कहा, हम अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेंगे, मेरे पे फोर्स नहीं लगाया गया, हम पहले भी रेस्ट में थे, हम अभी भी रेस्ट में रहेंगे, तुझको जाना है तो जा। तो ट्री क्या हुआ, अपने पोजीशन से आगे मूव कर गया। जैसे अपने पोजीशन से आगे मूव किया और ये अपने पोजीशन में रेस्ट में ही रह गया। ठीक है, और जैसे अपने पोजीशन से आगे मूव किया, बीच का जो ये कनेक्शन था बीच का, ये टूट गया और फ्रूट गिरना शुरू हो गया। यहां भी सेम लिखेंगे। ठीक है, एज वी मूव द प्लांट the fruit is in rest. Initially the whole system is in rest, but as we move the plant, the fruit will remains in rest to maintain its inertia of rest. ठीक है, बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मेंशन कर देना, टू मेंटेन इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, उसको अपोज करने की कैपेसिटी अपने यानी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, जो जितना ज्यादा अपने स्टेट में रहे उसका इनर्शिया उतना ज्यादा, और वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके मास पे। ठीक है, बढ़िया से इनर्शिया का टॉपिक है, पीछे वाला लेक्चर देख लो, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इनर्शिया बढ़िया समझ में आ जाएगा। 2 है या 3 है आई डोंट नो, जो भी है देख लेना। ठीक है, तो ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही आ गया, ये आगे निकल गया, इसके कारण बीच का कनेक्शन टूट गया और ये गिर गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ लो। ये सब क्वेश्चन सारा एक ही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन का, जो भी हो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा। एक पूछता है गाड़ी के ऊपर में लगेज को क्यों बांधा जाता है। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं, गाड़ी अचानक रुकती है तो क्या होता है, गाड़ी अचानक मूव करती है तो क्या होता है, तो लगेज को क्यों बांधा जाता है लिख लेना। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है। ठीक है, बन जाएगा, अच्छे समझ गए, सब बन जाएगा। ओके, गाड़ी के ऊपर लगेज क्यों बांधा जाता है? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में से अगर अचानक गाड़ी खुल गई तो गाड़ी मोशन में आ जाएगी, जबकि लगेज इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगा तो पीछे शिफ्ट कर जाएगा, तो गिरने का डर रहता है लगेज का। सिमिलरली अगर गाड़ी अचानक रुक गई तो जो लगेज है वो इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहेगा तो आगे फेंका सकता है, इसलिए बांधा जाता है। तो ये सब सारा क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत डिस्कशन कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोग। ओके, आज भी 2-3 क्वेश्चन बता दिया, आप खुद से लिख लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। अभी चलिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। चलिए, जो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the external force applied by the body। देखो मोमेंटम आखिर क्यों बनाया गया, यहां पे ये बात भी समझ में आएगी आपको। ठीक है, अब तो यहां से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमने मोमेंटम पे चर्चा की थी, याद होगा आपको। मोमेंटम क्या था? मोमेंटम था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? मोमेंटम। जिसका डायरेक्शन क्या था? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। उसमें एक सवाल मैंने अराइज किया था कि आखिर ये क्वांटिटी क्यों बनाया गया। ठीक है, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट भी बना सकते थे, नहीं बनाए हम, क्यों? ठीक है, आखिर मास इनटू वेलोसिटी क्यों बनाया गया? सुनना ध्यान से क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, सुनना। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझना, मैं जो बता रहा हूं आपको। मानो एक बॉडी है, ठीक है, सुनते यार, एक बॉडी है
इसको मैं यहाँ पे मानो एक बॉल ही समझ लो, एक बॉल है जो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करना शुरू किया, ठीक है, और जाते जाते ये वेलोसिटी गेन कर लिया। नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसे समझो, 1 मिनट थोड़ा सा मिटाता हूँ, इसको ऐसा समझो। मानो एक बॉलर है, बॉलर नहीं कैचर है, जो बॉल को कैच करने वाला है, ऐसा समझो, ज्यादा समझ ध्यान से क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मानो एक बॉल को कैच करने वाला है, ठीक है, ये आया बॉल इसके हाथ में, 2 तरह का कैचर है, और एक यहाँ पे है, ये थोड़ा ज्यादा समझदार है, ये भी बॉल को कैच करने वाला है, ठीक। इधर से भी एक बॉल आ रही है, इसको भी ये कैच करने वाला है। जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, गौर से। दोनों एक बॉल को क्या करने वाला है, कैच करने वाला है, ठीक है। अब देखो ये जो बॉल को कैच करता है, देखो हम लोग बॉल को कैच करते हैं, आपको याद होगा, सुनो ध्यान से, बॉल जब हमारे हाथ में आती है तो हम ऐसे करके कैच करते हैं, यानी अपने हाथ को पीछे मूव करते हैं, पता है, अपने हाथ को पीछे मूव करते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे और ऐसे ही कैच कर लिए, नहीं, दिस इज रॉन्ग। अचानक आए तो आप कैच नहीं कर सकते, आप बॉल हाथ में आई और आप धीरे धीरे हाथ को पीछे मूव करके ऐसे कैच करते हो। क्यों आपने हाथ को पीछे मूव किया, समझो। तो ये लड़का जो है, ये अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे मूव करके बॉल को कैच किया, ठीक है, ये लड़का अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे मूव करके बॉल को कैच किया, ऐसा, ठीक है। अब सोचो, अभी ये लड़का जो है यहां पे बॉल आया और तुरंत यहीं पे कैच कर लिया। सोचो ज्यादा समय किसको लगेगा, एक लड़का मानो बॉल आ रही है मेरा 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, यहां भी बॉल 40 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी, फाइनली जब कैच कर लिया वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, यहां भी फाइनली कैच कर लिया, बॉल डूब गई 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक। लेकिन मैं पूछ रहा हूं ज्यादा समय किसको लगेगा, जो तुरंत कैच कर ले या जो ऐसे करके कैच करे। सोचो ज्यादा समय उसको लगेगा जो अपने हाथ को पीछे मूव करके कैच करे, उसको बॉल को कैच करने में ज्यादा समय लगेगा, है ना। कोई मानो चींटी आ रही है, मानो इधर से उड़ते हुए और अपने हाथ से फट से रोक दिया, ठीक, और कोई चींटी आ रही है उड़ते हुए और अपने हाथ को पीछे करके रोका, तो ज्यादा समय किसको लगा, जब आपने अपने हाथ को पीछे करके रोका उसमें ज्यादा समय लगा, ठीक है, क्योंकि आपने हाथ को पीछे करने में भाई समय लगाया ना, हाथ को पीछे करने में टाइम लगेगा, यानी इसको ज्यादा समय लगा, मान लेते इसको समय लगा 2 सेकंड लगा बॉल को कैच करने में, जबकि ये क्या किया, हाथ पीछे नहीं किया, ये तुरंत कैच कर लिया, तो इसको समय कितना लगा, मान लेते हैं इसको लगा 0.1 सेकंड, ठीक है, इसको कितना लगा 0.1 सेकंड। अब सुनना, दो अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। क्या केसेस, पूरा केस समझ में आया। पहला जो है वो अपने हाथ को पीछे मूव करके कैच किया, तो 2 सेकंड लगा बॉल को कैच करने में, ज्यादा समय लगेगा, हाथ को पीछे करने में समय लगेगा, जबकि ये तुरंत कैच कर लिया, कितना लगा 0.1 सेकंड, ठीक है। बॉल सेम स्पीड से आ रही थी। अब देखो होगा क्या, अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, व्हाट्सएप हैं दो क्या बोलते हैं, सुनो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास तो कांस्टेंट है, यहां मास क्या है, कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है बॉल का, मास को चेंज नहीं कर रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डीपी बाई डी, मोमेंटम में जो भी चेंज आए, किसके, समय के साथ, मतलब हर सेकंड मोमेंटम में जितना चेंज आए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी हर सेकंड मोमेंटम में जितना चेंज आए। अब मोमेंटम 2 चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक मास में भी चेंज आ सकता है, एक वेलोसिटी में भी चेंज आ सकता है, ठीक है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, और मोमेंटम में 2 तक, चाहे चेंज मास में आए समय के साथ, और वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट, ठीक है, यानी v को रहने दो, v कांस्टेंट होगा, या फिर चेंज आपका वेलोसिटी में आए dv/dt और मास क्या रहे, कांस्टेंट। उधर कट रहा है क्या, पीछे में थोड़ा सा कट रहा, नहीं कट तो नहीं रहा, वैसे नहीं कट रहा, वेरी नाइस। चलो आप देखो यहाँ पे क्या मैं बता, इसको क्या बताना चाह, सुनो पहले ये केस अभी दिमाग में रखना है मैं क्या बताया, ठीक है। मैं यहाँ बताना चाह रहा हूं कि देखो
ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो भी चेंज करो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अभी सब समझ में आएगा। यानी फोर्स इक्वल टू प्रोपोर्शनल जगह है कांस्टेंट आएगा कितना, dp बाय dt आया, यानी फोर्स इक्वल टू के। अब जो यहाँ चेंज मोमेंटम तो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है भाई, मास और वेलोसिटी। तो चेंज हो सकता है मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी में चेंज आए, या हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास में चेंज आए। किसके लिए? आज समय के साथ, समय के साथ। अभी जो हमको पढ़ना है, हमको मास कांस्टेंट रखना है। मास तो चेंज नहीं किया, बॉल का क्या मास चेंज किया है? नहीं, सिर्फ क्या किया, वेलोसिटी चेंज किया, 40 से 0, 40 से 0, यानी मास क्या होगा? कांस्टेंट, यानी मास में कोई चेंज नहीं, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0, मास में कोई चेंज नहीं। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, और के का वैल्यू होता है 1, इसके लिए के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, ये 1 आएगा। ठीक, तो m इंटू dv बाय dt, यही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सुनो, यानी क्या बताना चाह रहा हूं, सुनो, फोर्स जितना भी बॉडी कोई लगाएगा, हाँ क्या बोला, कोई बॉडी जितना भी फोर्स लगाएगा वो डिपेंड करेगा उसका वेलोसिटी में कितना चेंज आया समय के साथ। हर सेकंड कितना वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है, हर सेकंड कितना वेलोसिटी में चेंज आया उतना ही वो बॉडी फोर्स लगाएगा। हर सेकंड वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आया तो फोर्स ज्यादा लगाएगा, हर सेकंड वेलोसिटी में चेंज कम आया तो वो बॉडी फोर्स कम लगाएगा। क्या मतलब हुआ, सब कुछ समझ नहीं आया? अब समझो इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने दिया। ठीक है, अब डेफिनेशन मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा, आप समझना इस चीज को। देखो अभी और डिटेल्स में जाएंगे, प्रयत्न समझो। इसमें देखो कितना चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज कितना है, डेल्टा भी कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चलो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, अभी बस मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। वेलोसिटी में चेंज कितना आया, 40 और 0 यानी 40 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। ठीक है, इधर वेलोसिटी में चेंज कितना आया, ये भी कितना आया, 40 मीटर पर सेकंड से आया। ठीक है, अच्छा 40 मीटर पर सेकंड चेंज आने में यहाँ कितना, 2 सेकंड, 2 सेकंड में कैच किया, यानी टाइम कितना लगा यहाँ पे, 2 सेकंड, और यहाँ समय कितना लगा, 0.1 सेकंड, क्योंकि डायरेक्टली कैच कर लिया। ये क्या था, डायरेक्ट कैच था, डायरेक्ट कैच, जबकि ये क्या किया, हाथ को मूव करके कैच किया, डायग्राम में बना हुआ है। ठीक, अब सुनो, तो इसका dv बाई dt निकालो। हर सेकंड कितना चेंज आया, 40/2, हर सेकंड कितने का चेंज आया, 20 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। इसमें देखो dv बाई dt हर सेकंड कितने का चेंज आया, यानी 40/0.1 यानी 400 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा अंतर है यार, बहुत ज्यादा अंतर है। सुनो ध्यान से, यहाँ चेंज आया 20 मीटर पर सेकंड का, यहाँ हर सेकंड चेंज आया 400 मीटर पर सेकंड का। तो चलो फोर्स निकालते हैं, बॉडी का मास मान लेते हैं कुछ होगा। इस केस में देखते हैं कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस केस में बॉल को रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, देखो मास कुछ होगा बॉल का, चलो m ही रहने दो, m इंटू dv बाई dt, dv बाई dt कितना आया, 20 यानी 20 m न्यूटन, 20 m न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, इधर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, m इंटू dv बाई dt कितना, 400 यानी 400 m का फोर्स लगाना पड़ेगा न्यूटन। ओ माय गॉड, सच अ हाई डिफरेंस इन फोर्स। देख रहे हो, जहां एक तरफ बॉल को रोकने के लिए आपको बस 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, 20 m न्यूटन मास जो भी पुट कर देना, उसी तरह वहीं पे सेम केस में सेम डाटा के साथ सब कुछ अगर आप डायरेक्ट रोकते हो, डायरेक्ट कैच करते हो, तो 400 मास इंटू मास न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, 400। सच अ ह्यूज डिफरेंस, सोच रहे हो? इसलिए बॉल को ऐसे करके कैच करते हैं। यानी हम क्या देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर ज्यादा होगा, मोमेंटम में चेंज ज्यादा होगा, देखो यहाँ मोमेंटम में चेंज ज्यादा होगा, क्यों, dv बाई dt ज्यादा हो गया। अरे मोमेंटम क्या होता है, दो चीज पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ चाहे यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा है, यही तो बोलेंगे ना। ठीक है, देखो एक चीज देखो, पहले इतनी बात समझ में आई पहले। ठीक है,
पहले इतनी बात समझ में आई, ये न्यूटन सेकंड लॉ, एग्जैक्टली न्यूटन सेकंड लॉ है। कुछ लोग गलत तरीके से पढ़ा कर निकल जाते हैं, वैसे मत पढ़ना, ठीक है। देखो मास, ये पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये पूरा सुनो, dp बाई dt कौन सा है, देखो यही है dp बाई dt आपका, जो मैंने डब्बा में बंद किया है, ठीक है। तो यहाँ तो मास कांस्टेंट था, तो किस पे डिपेंड किया, एक मिनट, हाँ मास कांस्टेंट था, तो डेल एम बाई dt तो कुछ होगा नहीं, मास में कोई चेंज आया नहीं, सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक। यानी वेलोसिटी में चेंज आया, मतलब किस में चेंज आया, मोमेंटम में चेंज आया भाई, मोमेंटम में चेंज आया। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे, है ना। तो समय के साथ चाहे वेलोसिटी में चेंज हो या समय के साथ मास में चेंज हो, कुल मिलाकर चेंज किस में आएगा, मोमेंटम में आएगा। समय के साथ चाहे वेलोसिटी में चेंज हो या पर सेकेंड समय के साथ मास में चेंज हो, कुल मिला के चेंज किस में आएगा, मोमेंटम में आएगा। यानी क्या बात समझ में आया, अगर वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मोमेंटम ज्यादा है, सॉरी इसका, ठीक है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम कम है, यानी मोमेंटम अगर ज्यादा हो गया तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, मोमेंटम अगर कम हुआ तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। हाँ। तो देखो मैं जैसा बताया, ये आपका एग्जैक्टली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सुनो एग्जैक्टली कोई पूछा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो एग्जैक्टली यही है, m इंटू डी बाई डी टी इंटू वी इंटू डी एम बाई डी टी। मास में भी चेंज आ सकता है, वेलोसिटी में भी चेंज आ सकता है, ठीक है। अभी जो आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो कोई भी बॉडी होगा उसका मास कांस्टेंट होगा, तो मास हमने क्या किया, कांस्टेंट ले लिया। अगर मास कांस्टेंट होता है तब मेरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बनेगा, तब बनेगा k इंटू एम, कांस्टेंट हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो मेरा हो जाएगा m इंटू डी वी बाई डी टी। और k का वैल्यू क्या लिए थे, 1, k का वैल्यू 1 लिए थे। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, यानी ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, और ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ये सारा का सारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये जो है ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। यहाँ k का वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक है। तो कोई भी बोलकर आए सब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिखा रहा है, यहाँ मोमेंटम को तोड़ दिए, चाहे मास में चेंज आएगा या वेलोसिटी में चेंज आएगा। मास क्या रहता है मेरा किसी बॉडी का, कांस्टेंट, तो मास बॉडी का क्या ले लिया, कांस्टेंट, यानी मास में कोई चेंज नहीं आने वाला। समय के साथ किस में चेंज आ सकता है, वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो ये भी मेरा बन गया क्या, m इंटू डी वी बाई डी टी। k का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये सारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, बढ़िया समझ में आया। अब तो और बताता हूं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी चाहे देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसमें चेंज हो या फिर इसमें चेंज हो, मेरा कुल मिला के चेंज किस में मिलेगा, मोमेंटम में मिलेगा, क्योंकि ये दोनों चीज किससे निकल के आया है, मोमेंटम से ही निकल के आया है। चाहे वेलोसिटी में चेंज हो पर यूनिट टाइम या फिर मास में चेंज हो पर यूनिट टाइम, हम बोलेंगे चेंज किस में आया, मोमेंटम में आया। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों किसका बेटा है, इसका ही तो बेटा है। अब आपकी बदनामी होगी, कुल मिला के आपके पापा की बदनामी होगी, उनके संस्कार की बदनामी होगी। आप बहुत अच्छा कुछ करते हो, आपके पापा की तारीफ होगी, ये देखो फलाना का बेटा है ना। इसी तरह यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा कुछ कर गया तो इसका नाम होगा, ये बहुत बुरा कुछ कर गया तो ये बदनाम होगा। ये बहुत अच्छा कुछ कर गया तो इसका नाम होगा, ये बहुत बुरा कुछ कर गया तो ये बदनाम होगा, ठीक है। चलो और दिखा देते प्रैक्टिकल, एक तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया आपको, कैसे चेंज यहाँ पे कम आया तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा आपको बॉल को रोकने के लिए, कैसे यहाँ चेंज ज्यादा आया तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा बॉल को रोकने के लिए। यही बोल रहा है ये सेकेंड लॉ कि मोमेंटम में ज्यादा चेंज आया तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, मोमेंटम में कम चेंज आया तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। मोमेंटम में चेंज किसकी वजह से आ सकता है, मास और वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। और यही जरूरत पड़ा कि मुझे मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी एक नया क्वांटिटी बनाना पड़ा, क्योंकि दो तरह से चेंज बॉडी में आ सकता है। चाहे मास चेंज कर दो तो भी बॉडी का फोर्स चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जो भारी चीज होगा उसको मूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। और चाहे वेलोसिटी चेंज कर दो तो भी बॉडी का मोमेंटम चेंज कर जाएगा। चेंज दो तरह से कर सकते हो, ठीक है, चाहे मास में या वेलोसिटी में, ठीक है, दो तरह से चेंज आ सकता है।
चाहे मास में या वेलोसिटी में, दो तरह से चेंज मिलेगा आपको, ठीक है। और यही जरूरत पड़ा कि क्वांटिटी बढ़ाना पड़ा मुझे मास इंटू वेलोसिटी करके, हालांकि मास मेरा बॉडी में कांस्टेंट हो गया, तो चेंज हम किस में देखेंगे, सिर्फ वेलोसिटी में। और इसका एग्जांपल बता रहा हूं, सब लिखवा दूंगा, सुनो। आप एक सीमेंटेड प्लेन पे गिरो, आप एक जंपर हो, आपने एक जंप लिया, अब आज तो मैं कूद के रहेगा, दुनिया रोकना है रोक ले, मैं नहीं रुकेगा, आज मैं कूद के रहेगा, या हम चले रे बाबा जंप करने, आज तो मैं कूद के रहेगा। ये रहा एक जंपर है, नीचे बालू है बहुत सारा, नीचे क्या है, बालू है, बालू नहीं, चलो बालू नहीं लेते, कुशन लेते हैं, कुशन समझते हो, कुशन, गद्दा, चलो एक कुशन है, ऐसा कुशन गद्दा, इसको गंदा नहीं है, गद्दा कुशन, KUSION, शायद ये होता है स्पेलिंग, देख लेना, कुशन, गद्दा जो होता है टू वही वाला। और एक और लड़का है, हम तो सेम हाइट है तेरा, हाँ तो हम भी सेम ही हाइट रखेगा, हम ज्यादा हाइट से क्यों कूदें, हम भी सेम हाइट रखेगा और हम भी यहाँ से आज जंप मारेगा, तेरे से बढ़िया जंप मारेगा, ध्यान रखना। चलो, लेकिन ये जंप मार रहा है जमीन पे, ये कहाँ जंप मार रहा है, जमीन पे, कोई कुशन नहीं है जमीन पे, और ये मार रहा है कुशन पे। सोचो दोनों अगर जंप करे, किसको ज्यादा चोट लगेगी, जबकि दोनों का हाइट सेम है, ये भी मान लेते हैं 10 मीटर से जंप कर रहा है, ये भी 10 मीटर से जंप कर रहा है, ठीक है। और दोनों जंप करे यहां से, ये यहां से कुशन पे जंप करे और ये यहां से जमीन पे जंप करे, किसको ज्यादा चोट लगेगी, यस इसको ज्यादा चोट लगेगी, ऐसा क्यों हुआ समझो, इसको कम चोट लगेगी, ऐसा क्यों हुआ, समझो क्या बोल रहा, समझो, देखो ऐसा क्यों हुआ, ये जब जंप करेगा तो देखो इसको रुकने में, इसको गद्दा रोकने में समय लगाएगा या तुरंत रोक लेगा, समय लगाएगा, गद्दा धीरे धीरे पचकेगा, गद्दा पचकेगा, नीचे की ओर पचकेगा गद्दा, और पचकेगा तो इसको रोकने में समय लगाएगा, यानी इसके वेलोसिटी को चेंज होने में गद्दा समय लगाएगा, तुरंत वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। जैसे आपने हाथ पीछे किया तो वेलोसिटी को चेंज करने में आपने समय लगाया, वेलोसिटी को जीरो करने में समय लगाया, ठीक है। लेकिन जिसने हाथ पीछे नहीं किया वो तुरंत जीरो कर लिया, तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा बॉल, है ना, बॉल ज्यादा फोर्स लगाएगा, कितना 400 न्यूटन लगाएगा, यानी जो डायरेक्ट बॉल को रोक लिया उसको जोरदार चोट लगने वाला है, जो पीछे करके रोका उसको चोट नहीं लगेगा, कम फोर्स लगेगा। देखो यहां पे वही हुआ, जैसे ही कूदा यहां गद्दा करेगा और धीरे धीरे इसको रोकेगा, धीरे धीरे, यानी dv/dt यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, यानी क्योंकि इसको धीरे धीरे रोकेगा ना, समय ज्यादा लगेगा रोकने में। अब सोचो क्या बोल रहा, समझो, चलो समझो, समझ आते हैं। कुशन में क्या हुआ, यहाँ पे कट रहा है, नीचे क्या नहीं, देखो एक मिनट, कभी ये ऑटो फोकस ले लेता है, 1 मिनट, हाँ सही, ठीक। देखो कुशन के केस में क्या हुआ, समय में क्या हुआ, इसको रोकने में समय लगाएगा, तुरंत रोकेगा नहीं, कुशन धीरे धीरे दबेगा, यानी इसको क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा, मोर टाइम, इसको क्या लगेगा, मोर टाइम, ठीक है। जबकि ये कूदेगा तो जो ग्राउंड है इसको तुरंत रोक लेगा, अरे ग्राउंड थोड़ी ना दबने जा रहा है कि आओ बेटा हम दबते हैं, नहीं, यानी इसमें क्या लगेगा, लेस टाइम। फाइनल वेलोसिटी तो दोनों का 0 होना है, मान लेते ये भी कूदा था 20 मीटर पर सेकेंड से, ये भी कूदा था 20 मीटर पर सेकेंड से, फाइनल वेलोसिटी तो 0 होना ही है दोनों का, दोनों फाइनल जाकर रुक जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सोचो इसमें ज्यादा समय लगा, यानी dv/dt, इसमें जो वेलोसिटी में चेंज आया 20 से 0, इसमें जो वेलोसिटी में चेंज आया 20 से 0, वहां ज्यादा समय लगा, यानी dt ज्यादा लगा, यानी dt अगर ज्यादा लगा, समय ज्यादा लगा तो पूरा वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, वही मैं लिखा था अभी। जबकि इसमें देखो, इसमें dv/dt, इसमें dt क्या हुआ, कम समय लगा, तुरंत रोक लिया, अरे भाई ग्राउंड था तुरंत रोक लिया फट से, ये तो अपने आप को शिफ्ट करेगा नहीं,
ये तो भाई शिफ्ट किया तब समय ज्यादा लगाया रोकने में, तो समय ज्यादा तो पूरा वैल्यू कम, यानी पूरा dv बाई dt घट गया। यहाँ dt कम टाइम है, dt लेस टाइम, ये dt लेस टाइम में पूरा वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर घटता है तो पूरा वैल्यू बढ़ जाता है, यानी ये पूरा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब उससे क्या हो गया, उससे देखो क्या हो गया, उससे देखो क्या हो गया। अब इससे क्या कांड हो गया भाई, देखो इससे क्या हो गया, सुनो। आप देखो इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है ये सब बता रहा हूं मैं, समझना कैसे है का। उससे क्या हो गया, तो जैसे ही dv बाई dt घटा, ओके, तो बोलेंगे dp बाई dt भी घट गया, रेट ऑफ चेंज में मोमेंटम भी घट गया। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आना मतलब मोमेंटम में चेंज आना। मोमेंटम में चेंज किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम में चेंज मास से चेंज पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी के चेंज पे डिपेंड करता है। क्या यहाँ मास चेंज कर रहा है लड़का का, क्या लड़का नीचे आने में पतला हो जाएगा, नहीं, मास चेंज नहीं कर रहा है, यानी मास क्या है मेरा कांस्टेंट, मास में कोई चेंज नहीं, जीरो, यानी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो किस में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा। यानी यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट गया और यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ गया, क्योंकि dv बाई dt बढ़ गया, समय कम लगा तो पूरा वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, अब देखो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट गया तो फोर्स भी क्या होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स जो लगेगा लड़का पे वो भी डिक्रीज कर जाएगा, यानी इस केस में लड़का को कम फोर्स फील होगा, जबकि यहाँ पे जो लड़का फोर्स लगेगा वो इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ लड़का को बहुत जोरदार फोर्स लगेगा। और यही कारण है कि 10 मंजिला से कोई डायरेक्ट ग्राउंड पे कूदता है तो वो डायरेक्ट डाई हो जाता है ऑन द स्पॉट। कोई 10 मंजिला में कोई जाली पे कूदता है या 10 मंजिला जैसे सर्कस में देखते हो कोई कुशन पे कूदता है तो वो बेचारा बाई किस्मत जिंदा बच जाता है, क्योंकि जब कुशन या जाली पे कूदते हो तो वहां फोर्स आप पे बहुत कम लगता है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है आपको रोकने में, वो कुशन अपने आप को शिफ्ट करता है, यानी समय ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम हो जाता है, तो मोमेंटम कम हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो गया तो फोर्स भी कम लगा, यानी आप इसमें जिंदा बच सकते हो, इसमें बचने का कोई चांस नहीं है। ये दूसरा एप्लीकेशन इसका। ठीक है, अब लोग लिखना कैसे एग्जाम में बता रहा हूं। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तीनों है, ओके, के का वैल्यू क्या लेना है 1, क्या हमेशा, यस, के का वैल्यू हमेशा 1 लेना है, ओके। अब देखो यहां पे सुनो क्वेश्चन क्या क्या आएगा इसमें, पहले समझ में आया मोमेंटम की जरूरत क्यों पड़ी मास यूनिट वेलोसिटी बनाने की, क्योंकि मेरा दो चीज में चेंज आ सकता है, चाहे मास या वेलोसिटी में, तो फाइनली किस में चेंज बोलेंगे, मोमेंटम में, तो मोमेंटम में चेंज आएगा, किस में चेंज आएगा, फोर्स में। ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं इस पे, हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे क्वेश्चन क्या क्या आएगा, सुनो थोड़ा समय दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कैसे आता है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं, देखो इसी क्वेश्चन को जैसे लिखते हैं, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, चलो क्वेश्चन जैसे क्या लिखेगा, ऐसा आएगा, सुनो, why a boy feel less injured when jump on a cushion or sand, बालू में भी ले सकते हो, whereas feel more injured when jump on ground, ऐसा क्वेश्चन आएगा। बताओ मुझे कि ये लड़का एक कुशन पे कूदता है या एक बालू पे कूदता है तो कम फोर्स क्यों लगता है, जबकि अगर जब या कम इंजर्ड क्यों होता है, कम घायल क्यों होता है, जबकि वो अगर ग्राउंड पे कूदे तो ज्यादा घायल हो जाता है। क्या लिखेंगे आंसर में इसका, ऐसा क्यों होता है, सुनो तो आंसर क्या लिखेंगे, सुनो अच्छे समझ लो, एक आंसर समझ लो, गारंटी देता हूं आप सब आंसर लिख लोगे यार, एक समझो ऐसा क्यों होता है। तो बताया हुआ क्या, कुशन में कूदने से आपका ज्यादा समय लगा, ज्यादा समय किसमें लगा, वेलोसिटी को चेंज होने में, यहाँ 20 से वेलोसिटी को 0 होने में ज्यादा समय लिया, क्योंकि कुशन धीरे धीरे टू 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 शिफ्ट करने लगा नीचे की ओर। ठीक है, जैसे कि हाथ ने हाथ को पीछे किया, यानी क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ कुशन, in case of cushion the time taken to change the velocity will be more,
टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी विल बी मोर, ज्यादा समय लिया वेलोसिटी को चेंज करने में, ठीक है। सो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेज। एक समझ लो अच्छे से, ज्यादा समय लिया तो क्या हुआ, समय बढ़ गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूरा वैल्यू क्या हो गया, घट गया, यही लिखा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेज, 10 तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी घटा तो मोमेंटम में भी चेंज घट गया, thus रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आल्सो डिक्रीजेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आल्सो डिक्रीजेज। देखो कैसे लिखना है, समझ में आ रहा है ना, अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी घट गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी घट जाएगा, ठीक है। 10 बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहां लिख देना बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाय न्यूटन, सो ऐसा मतलब डायरेक्ट यहां तो लिखो। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आल्सो डिक्रीजेज, 10 बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स फील बाय द बॉडी, फील बाय द बॉय, द फोर्स फील बाय द बॉय आल्सो डिक्रीजेज, द फोर्स feel by the boy decreases because of decrease in rate of change of momentum, because of decrease in rate of change of momentum। लिख लेना, हो गया खत्म, इतना ही आंसर लिखना है आपको। इसमें समझ में आया कैसे लिखना है, क्या क्या किया मैंने क्या किया, एक क्यों समझा रहा हूं मैं इतने अच्छे से, क्योंकि एक समझ गए तो सब लिख लोगे, ठीक है। अब इस पे मैं 7-8 क्वेश्चन बताऊंगा, सबका आंसर एक ही है, एक मैं लिखवाया, बाकी सब खुद लिखना है आपको। सुनो मैं क्या बोला, मैं पढ़ दूंगा फिर से, डोंट वरी। मैं क्या बोला, मैं बोला कि कुशन में वेलोसिटी को चेंज होने में ज्यादा समय लगा तो रेट ऑफ चेंज यानी डेल्टा टी बढ़ गया, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूरा घट गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, पूरा वैल्यू घट गया, पूरा वैल्यू घटा तो डीपी बाय डीटी भी घट गया, क्योंकि इसमें चेंज मतलब इसमें चेंज, ठीक है, यानी फोर्स भी घट गया, बस यही लिखा। इन केस ऑफ कुशन the time taken to change the velocity will be more, एकदम सही है। so rate of change of velocity decreases, correct है। thus rate of change of momentum also decreases, एकदम correct है, ठीक है। so इसलिए by Newton second law of motion फोर्स फील बाय द बॉय डिक्रीजेज, जितना बॉय फोर्स फील करेगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर कम हो गया तो फोर्स कम हो जाएगा। जल्दी से पूरा उतारो। चलिए, तो ये सारा कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा जो क्वेश्चन है सबको बढ़िया से देखो, और इतना ही क्वेश्चन है सेकंड लॉ में जो आपसे पूछा जा सकता है। इनमें फर्स्ट लॉ का भी कुछ क्वेश्चन है इनर्शिया का, तो उसे भी बता देंगे। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाई व्हीकल्स प्रोवाइड विद सॉकर्स। आप देखते हो बाइक में आगे सॉकर लगा रहता है, स्प्रिंग लगा रहता है, टकर 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 टकर, वो आपको क्या होता है, चोट लगने नहीं देता है, आपको झटका फील होने नहीं देता है। जिस गाड़ी का सॉकर्स जितना अच्छा होगा उसमें आप उतना ही कम इंजरी आपको फील होगा, उसमें आपको इंजरी उतना ही कम फील होगा जिस गाड़ी का सॉकर जितना ही अच्छा होगा। जल्दी से बचा था क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से आप लोग, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली फास्ट। चलो पढ़ लिए, देखो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो व्हीकल्स में सॉकर क्यों होता है, सुनो समझते पहले पहला क्वेश्चन, सॉकर क्यों होता है। देखो जब आप कोई अनइवन रोड में मूव करते हो, अनइवन रोड मतलब क्या, उखड़ा खबड़ा रोड, इस टाइप का रोड, इसे बोलते हैं अनइवन रोड, इस टाइप का कोई रोड होता है तो, ठीक है।
प्लेन रोड को अनइवन नहीं, इसको बोलेंगे इवन रोड। अनइवन रोड मतलब ऊपर नीचे। तो अनइवन रोड में मूव करते हो तो आप देखते हो आप हमेशा अपने बाइक में एक फोर्स फील करते हो, टक 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 टक, है ना, हमेशा लगता है कोई बाइक में धक्का मार रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? तो जब भी हम अनइवन रोड में मूव करते हैं तो क्या होता है, हमारे बाइक पे क्या होता है, एक सडन फोर्स लगता है, रोड के द्वारा हमारे बाइक पे एक सडन फोर्स लगता है, देखो टकर 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 चलने लगते हैं। तो हुआ क्या, सुनो कैसे लिखना है एग्जाम में आपको, सुनो ध्यान से, अच्छे समझना। कहाँ लिखूं, मेरे पास जगह भी नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन लिख दिया। ओके देखो, जब भी हम लोग मूव करते हैं अनइवन रोड में पूरा दिख रहा है, अगर कोना में अच्छे से कट नहीं रहा हो तो ही मैं लिख पाऊंगा। हाँ चलो सही, नहीं कट रहा है। यानी जब भी हम लोग, चलो यहाँ शुरू करते, समझ जाना क्या क्या हो रहा है, अच्छे समझना, चीजों को कर लोगे आप, ठीक है। जब भी हम अनइवन रोड में मूव करेंगे, कैसा रोड, अनइवन रोड, ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन वी मूव ऑन अनइवन रोड, तो क्या होता है, देन ए सडन फोर्स अप्लाइड बाय द रोड ऑन द व्हीकल्स, ठीक है, ए सडन फोर्स अप्लाइड बाय द रोड। तो रोड क्या करता है, एक सडन फोर्स लगाता है, एक सडन फोर्स अप्लाइड बाय द रोड ऑन द व्हीकल्स, ठीक, व्हीकल सडन फोर्स लगा। अब देखो आपको चोट कब फील नहीं होगी, जब सामने वाला सडन फोर्स दे और आप उसको ओवरकम करो। अगर आपने उसे ओवरकम कर दिया तो आपको ज्यादा फोर्स फील नहीं होगी, आप ओवरकम नहीं कर पाए तो फिर आपको जोरदार लगने वाला है ना। अब तो यहाँ यही होगा, जैसे हम कोई अनइवन रोड में मूव करते हैं, रोड क्या करता है, एक सडन फोर्स लगाता है, किस पे, व्हीकल्स पे, ठीक है। अब देखो सॉकर का क्या काम है, सो सॉकर विल टेक मोर टाइम टू ओवरकम दिस फोर्स। अब सॉकर क्या हुआ, धीरे धीरे दबता है। आप देखते हो जैसे ही रोड का फोर्स मारा, सॉकर धीरे धीरे दबने लगा, यानी सॉकर क्या हुआ, इस फोर्स को ओवरकम करने में समय लिया, धीरे धीरे दबने लगा, यानी सॉकर टेक्स मोर टाइम, सॉकर्स टेक्स more time to overcome this force, अब पहले वाला कहानी रिपीट हो जाएगा, बस इतना ही कहानी था। समय ज्यादा लगा, जो समय ज्यादा नहीं लगता क्या होता, अगर रोड फोर्स लगाया और सॉकर धीरे धीरे मूव ना करके तुरंत मानो समझ लो जाम हो जाता सॉकर, तो वो फोर्स बहुत ज्यादा आपको फील होता। सॉकर ने क्या किया, जैसे ही सडन फोर्स लगा, सॉकर जो है धीरे धीरे दबा, यानी बहुत ज्यादा समय लिया इस फोर्स को ओवरकम करने में, ठीक है। अब जाहिर बात है समय बढ़ गया तो क्या होगा, तो फिर सेम पार्ट रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम इंक्रीज कर गया, तो dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, सोचो, समय बढ़ गया तो पूरा वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट गया तो dp बाई dt, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी घट गया क्योंकि समय बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ा तो पूरा वैल्यू घट गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी घट गया। तो जो फोर्स फील करोगे आप, फोर्स जो अभी आप फील करोगे वो फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यही पूरा पहला का आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो सेम आंसर लिखा, क्या कुछ अलग था, नहीं, कोई अलग चीज नहीं था, इसलिए बोला पहला आप आंसर समझ लो तो सारा लिख लोगे, कुछ अलग नहीं था। तो क्या आंसर लिखेंगे, पूरा बात क्या है समझ आ रहा है। सॉकर धीरे धीरे मूव किया, अगर जो सॉकर दिया तो सडन आप पे फोर्स लगेगा, सडन फोर्स लगा खटाक से, यानी टाइम क्या हो गया, कम लगेगा। सॉकर नहीं रहे तो समय बहुत कम लगेगा, सडन फोर्स आप पे फील होगा, यानी समय घट गया, यानी डी बाई डी टी बढ़ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ जाएगा, आप पे फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। सॉकर क्या किया, जैसे आप, अब तो आंसर बता रहा हूं कैसे लिखेंगे, एज वी मूव ऑन अनइवन रोड, लिख लो जल्दी से, एज वी मूव ऑन अनइवन रोड, जैसे आप अनइवन रोड में मूव करोगे, ए सडन फोर्स अप्लाइड बाय द रोड, ए सडन फोर्स अप्लाइड बाय द रोड, हो गया। नाउ सॉकर टेक्स मोर टाइम टू ओवरकम दिस फोर्स,
सॉकर टेक्स मोर टाइम टू ओवरकम दिस फोर्स, सॉकर ज्यादा समय लेगा उस फोर्स को ओवरकम करने में, क्योंकि धीरे धीरे वो शिफ्ट होने लगेगा। सो इफ टाइम इंक्रीजेस rate of change of velocity decreases, rate of change of velocity decreases ठीक है, तो with decrease in rate of change of velocity, rate of change of momentum also decreases, with decrease in rate of change of velocity, rate of change of momentum also decreases. So by Newton's second law of motion, same चीज, if rate of change of momentum decreases, the force feel by the body on the vehicles also decreases, the force feel by the body on the vehicles also decreases. पहला खत्म हुआ, चलो पहला हो गया। दूसरा नंबर में आते हैं, why we move our hand backward on catching a ball, ठीक है, अपना हाथ को हम पीछे क्यों मूव करते हैं जब भी बॉल को कैच करते हैं? सेम आंसर है, ठीक है। चलो पहले इसको मिला देते हैं, नीचे वाला तो लेकर में सेम चीज होने वाला है, ठीक है। तो हाथ को पीछे इसलिए मूव करते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, सुनो, व्हेन वी मूव आवर हैंड बैक, आंसर लिखते जाओ साथ में आप, मैं लिखने वाला नहीं हूं, सेम चीज है। व्हेन वी मूव आवर हैंड बैक, जब भी अपने हाथ को हम पीछे मूव करते हैं, ठीक है, इट विल टेक मोर टाइम टू कैच द बॉल, इट विल टेक मोर टाइम टू कैच द बॉल, व्हेन वी मूव आवर हैंड बैक इट विल टेक मोर टाइम, ये ज्यादा समय लेता है, टू कैच द बॉल, बॉल को कैच करने में। सो टाइम इंक्रीजेस, सेम चीज, तो इफ टाइम इंक्रीजेस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, with decrease in rate of change of velocity, rate of change of momentum also decreases. So by Newton's second law of motion, if rate of change of momentum decreases, the force exerted by the ball on the hand, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाना है खुद से, the force exerted by the ball on the hand also decreases, the force exerted by the ball on the hand also decreases। खत्म, सेकंड भी हो गया। चलिए क्वेश्चन उतारो जल्दी से, फास्ट यहाँ तक। चलो सेकंड का भी हो गया, आइए थर्ड में, सेकंड का भी हो गया, ठीक है, ये आ जाओ। चलो पहले ये कर दो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कैच अ क्रिकेट बॉल देन अ टेनिस बॉल। सुनो ये आंसर सुनो, आप देखो क्रिकेट बॉल बहुत भारी होता है, टेनिस बॉल एक छुट्टी का होता है, ठीक है, तो टेनिस बॉल को कैच करने दूं और एक क्रिकेट बॉल को कैच करने दूं, क्रिकेट बॉल को कैच करना बहुत डिफिकल्ट होगा, टेनिस बॉल को, छोटा बॉल को कैच करना बहुत आसान होता है, ऐसा क्यों? तो इसमें क्या आंसर लिखेंगे, सुनो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सुनो क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होगा, क्या यहाँ कोई मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है? नहीं, ठीक है, यहाँ मोमेंटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। सुनो तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो क्रिकेट बॉल हैव मोर मास, क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होगा, जबकि टेनिस बॉल जो है इट हैव लेस मास, टेनिस बॉल का मास कम होगा। अच्छा उससे क्या होगा, सुनो क्या आंसर लिखना है, तो क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा हो गया, सोचो तो क्या होगा, उसका इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा क्या? हाँ, क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा हो गया तो उसका इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, यानी ये अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा, यानी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जबकि टेनिस बॉल का मास कम हो गया तो इनर्शिया कम हो गया, तो क्या होगा, अपने मोशन को उतना मेंटेन नहीं रखना चाहेगा। अब सुनो, तो क्रिकेट बॉल अपने मोशन को ज्यादा मेंटेन रखना चाहेगा, मास ज्यादा हो गया तो आपको भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, जाहिर सी बात है, मास ज्यादा तो अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, जबकि टेनिस बॉल हल्का होता है, अपने मास को ज्यादा अपने स्टेट को ज्यादा मेंटेन नहीं रख पाएगा, क्योंकि मास कम हो गया तो इनर्शिया कम हो गया, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। क्लियर हुआ एकदम? क्या आंसर लिखेंगे, लिखो इन केस ऑफ क्रिकेट बॉल ड्यू टू हैवी मास द इनर्शिया बिकम वेरी हाई, ठीक है, इन केस ऑफ क्रिकेट बॉल ड्यू टू हैवी मास
inertia become very high, ठीक है। due to high inertia capability to maintain its inertia of motion increases, capability to maintain its inertia of motion increases, ठीक है। इसका कैपेबिलिटी अपनी इनर्शिया और मोशन को मेंटेन रखने का इंक्रीज कर जाता है। सो वी नीड मोर फोर्स, वी रिक्वायर, या वी नीड जो लिखना है लिखो, वी रिक्वायर मोर फोर्स टू स्टॉप अ क्रिकेट बॉल ड्यू टू हाई इनर्शिया, वी नीड more force to stop a cricket ball due to high inertia, whereas in case of tennis ball due to less mass its inertia decreases, in case of tennis ball due to less mass its inertia decreases, so capability of inertia of motion also decreases, so capability of inertia of motion इसमें क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। thus we require less force to stop a tennis ball, ठीक। चलो ये दूसरा नंबर हुआ, ये भी बन गया। आ जाओ चाइना बियर में। चाइना बियर जो देखते हो ग्लास होता है चाइना सबका, उसमें देखते हो रैपर किया होता है, रैपिंग होता है, मतलब पैकिंग होता है, देखते हो वो जो अलग अलग पेपर से पैक होगा, कहीं प्लास्टिक से पैक होगा, कभी भी कहीं से आता है तो उसमें पैकिंग होता है। जैसे कप हो गया, तो कप अगर है ऐसा करके, ठीक है, तो ये पूरा पैक होगा कागज से। तो बोला चाइना वियर्स ऑफ ग्लास एंड कप रैप इन पेपर, एक्सप्लेन व्हाई। तो चाइना वियर्स होता है कोई ग्लास, ये सब रैप होता है, बंधा हुआ होता है किसी भी पेपर से या प्लास्टिक से, ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है, क्यों बंधा हुआ होता है। इसका भी आंसर सेम है, मोमेंटम पे ही बना हुआ इसलिए होता है कि कोई अगर एक्सटर्नल एजेंट इस पे फोर्स लगे, यानी कोई सडन फोर्स इसमें लगे, क्या लगे, कोई अगर सडन फोर्स लगे, सडन फोर्स एक्ट हो, तो रैपिंग की वजह से क्या होगा, ये ज्यादा समय लेगा इस फोर्स को ओवरकम करने में। सेम जैसे गाड़ी वाला था, ठीक है, सॉकर क्या हुआ, जैसे ही आपको सडन फोर्स कोई लगा तो सॉकर समय लिया टू ओवरकम दिस फोर्स, ज्यादा समय लिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट गया। सेम यहाँ पे है, सेम यहाँ पे देखो, अगर रैपिंग नहीं हुआ तो ये सडन फोर्स किस पे लग जाएगा, कप पे लग जाएगा, और कप पे सडन फोर्स लग गया तो कप टूट सकता है, ठीक है। यहां क्या होगा चाइना वियर्स में, जैसे आपने सडन फोर्स लगाया इस कप पे, ठीक है, तो चूंकि इसके ऊपर में रैपिंग किया हुआ था, तो क्या हुआ, इस फोर्स को कप तक पहुंचने में ज्यादा समय लगा, ये रैपिंग क्या किया, उसको रोक लिया। तो ड्यू टू रैपिंग इट विल टेक मोर टाइम टू ओवरकम दिस फोर्स, ड्यू टू रैपिंग इट विल टेक मोर टाइम टू ओवरकम दिस फोर्स, सेम चीज। सो टाइम इंक्रीजेस, rate of change of velocity decreases, rate of change of momentum also decreases, तो force exerted on the cup also decreases, force जो कप पे लगा वो भी डिक्रीज कर गया, thus there is a less chance to damage the cup, ठीक है, there is a less chance to damage the cup। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ चाइना वियर्स में, आंसर लिख लोगे, ठीक है। तो रैपिंग की वजह से क्या होता है, सडन फोर्स को ओवरकम करने में ज्यादा समय लेता है, ठीक है। तो बाकी कहानी पता है आपको, चलो ये भी हो जाएगा। Why a high jumper run for some time before taking a long jump? ये हाई जंपर जो है ज्यादा समय क्यों लेता है एक लंबा जंप लेने के लिए। आप देखे होंगे, आपको यहां से और यहां तक किसी को जंप लेना था, ऐसा नहीं कि यहां पे खड़ा है और तुरंत कूद गया, ऐसा नहीं कि यहां पे खड़ा है और यहीं से कूद गया और यहां पहुंच गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये हाई जंपर जो है वो ज्यादा समय लेता है लॉन्ग जंप लेने के लिए, यानी यहाँ है और यहाँ है, तो यहां से ये पहले दौड़ेगा थोड़ी देर तक दौड़ता है यहां से यहां तक, ठीक है, और फिर एक जंप मारता है तब यहां पहुंचता है।
यानी एक हाई जंपर जो है वो थोड़ी देर के लिए रन क्यों करता है, एक हाई जंप लेने के लिए क्यों करता है, समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया सकते वो क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि जब थोड़ी देर के लिए वो रन करता है उसमें क्या होता है, उसमें इनर्शिया गेन कर लेता है। कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। आप सोचो, आप तेरे पंखा थोड़ी देर घुमा के छोड़ दो, क्या होगा, थोड़ी देर तक वो अपने घूमता रहता है, क्या गेन कर लिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। यही यहाँ भी होता है, जब जंपर थोड़ी देर के लिए रन किया तो इनर्शिया ऑफ मोशन गेन कर लिया। अब इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है, वो हाई जंप लेने में सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब मोशन में ही रहना चाहता है तो एक हाई जंप उसको मिलता है। अगर यहीं से कूद किया तो उसको इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं मिल पाएगा। तो क्या आंसर लिखेंगे, सुनो इसमें लिखना, लिखो जल्दी से। A high jumper run for some time. A high jumper run for some time before taking a long jump because if the jumpers run, then it gain motion. As a result, inertia of motion increases. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इंक्रीजेस, बढ़ जाता है उसका। इट गेन मोशन गेन कर लेता है जब थोड़ी देर के लिए दौड़ता है तो। सो इनर्शिया ऑफ मोशन इंक्रीजेस, इनर्शिया ऑफ मोशन इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, कैपेबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स मोशन इंक्रीजेस, यही है इनर्शिया ऑफ मोशन इंक्रीजेस। ठीक है, सो क्या बोला, सो व्हेन द जंपर रन फॉर सम टाइम देन इट गेन मोशन, so inertia of motion increases. With increase in inertia of motion, capability to maintain its motion become high. अपने मोशन को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। कैपेबिलिटी टू मेंटेन इट्स मोशन बिकम हाई, thus the jumper become able to take a long jump. समझ में आ गया, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन में आ जाओ। Why it is advised to wear seat belt when driving a car? बोला सीट बेल्ट क्यों पहनना चाहिए कार ड्राइव करते समय, सेम आंसर। जब सीट बेल्ट पहनेंगे और सडन कोई मानो एक्सीडेंट होता है, ठीक है, इफ सडन एक्सीडेंट अकर, तो क्या करेगा, सीट बेल्ट जो है वो ज्यादा समय लेगा। आप मानो सीट बेल्ट नहीं पड़ा तो तुरंत आप रुक जाओगे, धक्का लगेगा, खटक, मानो सीट बेल्ट नहीं है और खटखट लगेगा, ऐसे करके तुरंत लगेगा। लेकिन सीट बेल्ट पाने में तो क्या हुआ, धीरे धीरे आगे जाओगे और खटखट लगेगा। ठीक है, यानी सीट बेल्ट क्या किया, ज्यादा समय लिया किस चीज को, आपको आगे की ओर वेलोसिटी में चेंज लाने में। आपका वेलोसिटी रेस्ट में था, आप वेलोसिटी में आए, यानी वेलोसिटी को चेंज करने में सीट बेल्ट ज्यादा समय लिया, सेम आंसर। तो व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू वियर सीट बेल्ट व्हेन ड्राइविंग अ कार, आंसर लिखेंगे इट इज एडवाइज्ड टू वियर सीट बेल्ट ऑन ड्राइविंग अ कार, लिखो इट इज एडवाइज्ड टू वियर सीट बेल्ट ऑन ड्राइविंग अ कार बिकॉज इफ सडन एक्सीडेंट अकर, ठीक है, then seat belt will take more time to bring the change in velocity. Seat belt will take more time to bring the change in velocity. यानी वेलोसिटी में चेंज आने में वो ज्यादा समय लगेगा। सीट बेल्ट भाई वो धीरे धीरे आगे लेके जाएगा, वो तो बांधा हुआ आपको, यानी वेलोसिटी में जो आप में चेंज आएगा उसमें ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, सो विथ इंक्रीज इन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आल्सो डिक्रीजेस, thus by Newton's second law of motion we feel less force with decrease in rate of change of momentum। समझ में आ गया,
सेम टाइप का आंसर, न्यूटन सेकंड लॉ पे फंडा सबका एक ही है, टाइम का बढ़ जाना, टाइम के बढ़ने से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का घट जाना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का भी घट जाना, फोर्स का भी घट जाना, सेम आंसर। ठीक है, चलो खुद से लिखा करना, समझाना, समझा दिया, सेम आंसर। Why it is easy to hit a cushion than a solid wall? एक सॉलिड वॉल को आप हिट करो, वही एक कुशन को हिट करो, कुशन को हिट करना आसान होता है देन अ सॉलिड वॉल, ऐसा क्यों? सेम, जब आप कुशन को हिट करोगे तो क्या करेगा, इट विल टेक मोर टाइम टू स्टॉप योर हैंड, है ना, ये ज्यादा समय लेगा आपके हाथ को रोकने में, जबकि वॉल को हिट करोगे तो वो तुरंत आपके हाथ को रोक देगा फटाक से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसके इन केस ऑफ कुशन इट विल टेक मोर टाइम टू स्टॉप योर हैंड, सो टाइम इंक्रीजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आल्सो डिक्रीजेस, तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स आल्सो डिक्रीजेस, सो वी फील लेस इंजर्ड, सेम आंसर। कुल मिला के सारा बात क्लियर हुआ होगा आज आपको, आई होप मजा आया होगा आज के क्लास में, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो आप कर लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पे। ठीक है, इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, पूरा अच्छे से देखो, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का लेक्चर, न्यूटन सेकंड लॉ से देख लो, पूरा एक क्लास ही में रखा गया ये। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। विश यू वेरी